नमस्कार मित्रों, मैं आपका मेंटर मार्गदर्शक सिविल सर्विसेज एग्जाम के, चाहे वो आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो या बहुत प्रेस्टिजियस स्टेट सर्विसेज दे रहे हो, उन सभी में आप जानते हैं मैं आपका मार्गदर्शन वर्षों से करता आ रहा हूं। आज जो है एक बड़ा ही चर्चित मुद्दा है, लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश, लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज। और आप सब ये जानते हैं कि हाल ही में अभी इसका एडवर्टाइजमेंट भी आया है 45 पोस्ट के लिए। तो वास्तव में लेटरल एंट्री की जरूरत क्या है, इसका मायने क्या है, अर्थात आज की इस क्लास में हम लोग लोक सेवाओं में लेटरल एंट्री पर अपनी जो विशद चर्चा करने चल रहे हैं उनमें ये सारे इश्यूज कवर होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पार्श्व प्रवेश का तात्पर्य क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें जो हमारे देश में प्रशासनिक सुधार आयोग बनाए गए उन्होंने कुछ कहा इस संदर्भ में, कोई अनुशंसा की या नहीं की, उनकी क्या भूमिका है। फिर उसके बाद लेटरल एंट्री की प्रक्रिया भारत में क्या अपनाई गई है। फिर यह भी हम लोग देखेंगे कि क्यों, क्या जरूरत है भाई, इसकी नीड क्या है, व्हाई इट इज नीडेड। फिर हम देखेंगे इसी क्लास में कि लेटरल एंट्री के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। और फिर हम लोग यह भी देखेंगे अंत में कि पूरे विश्व में ऐसी कहां कहां व्यवस्था है, या यूं कहा जाए कि ऐसे कौन से देश हैं जहां लेटरल एंट्री बहुत बड़े पैमाने पर चलती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि इस लेटरल एंट्री का तात्पर्य क्या है। तो देखें, बहुत सामान्य सी बात है और सरल भी है। पार्श्व प्रवेश यानी कि जो एक पहले से चली आ रही प्रक्रिया है आपकी यूपीएससी के द्वारा जो एंट्री कराई जाती है, आप जिस एग्जाम में बैठते हैं, जिसके लिए आप हमारा वीडियो भी देख रहे हैं, लेक्चर भी सुनते रहते हैं, उसके अलावा अगर जो है क्या हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ विशेष पदों के लिए विशेषज्ञों की सीधी भर्ती कर ली जाए, सीधे उनको ले लिया जाए, तो यही होता है lateral entry. You can say lateral entry in administration means the appointment of specialists from the private sector in government organizations. जो लोग सरकारी सेवाओं में नहीं है, ठीक है, चाहे वो राज्य सरकार की सेवाएं हो चाहे केंद्र सरकार की सेवाएं हो, जो उनमें नहीं है, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की, उससे बाहर के लोगों को जब केंद्र सरकार की सेवा में यहां लिया जा रहा है, या अगर कल को राज्य सरकारें भी शुरू करें तो राज्य सरकार में भी लेटरल एंट्री का मतलब यही होगा कि आउट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। तो कौन सा सेक्टर बचा, प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए कि कहा गया कि ये लेटरल एंट्री जो हम करना चाहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो कहते हैं कि हम एक्सपर्टीज जो है, डोमेन, जो किसी पर्टिकुलर डोमेन का जो एक्सपर्ट है उसको हम सरकारी सेवा में ला रहे हैं। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग अपने क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञ योग्यता रखते हैं, विशेषज्ञ ज्ञान रखते हैं, विशेषज्ञ एक्सपर्टीज है उनके पास, उन्हें सरकारी यानी कि लोक सेवा में ले आना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव बताया गया कि आईएएस और आईएएस, खास करके आईएएस ऑफिसर्स की जो शॉर्टेज है उसको भी पूरा करना हमारा उद्देश्य है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई अगर आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज है तो क्या इस देश में नौजवानों की शॉर्टेज है, क्या यहाँ तैयारी करने वालों की शॉर्टेज है, आप उनको ले लीजिए। तो ये फिर आगे हम लोग बात करेंगे व्हाई इट इज नीडेड में। तो ये लोग तर्क देते हैं, या इनका तर्क है जो कि उचित तर्क भी है, कि अगर हम किसी न्यू एंट्रेंस को लेते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है उसे अनुभव प्राप्त करने में। जब तक वो अनुभव प्राप्त करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और हमें तो बड़े स्तरों पर बहुत ज्यादा जरूरत है अफसरों की, और ये उच्च स्तर पर ही है। आपको पता है डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी। अभी इसके नीचे के स्तर पर
नहीं है और होना भी नहीं चाहिए भारत में, ये बात भी हम लोग करेंगे। अब देखिए कि अभी ये हम लोग ये मुद्दा क्यों लेकर के आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अभी अभी यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, इनविटेशन आया है, 45 पोस्ट निकाली गई है ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर के। ठीक है, अब ये जो पोस्ट है इनको संविदा के आधार पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भरा जाएगा 3 साल। अभी फिलहाल जो ये नोटिफिकेशन में आया है कि फॉर द 3 इयर्स पीरियड ओनली, लेकिन इसे 5 वर्ष तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये हो गया कारण इसके करंट का मुद्दा होने का। वाई इट इज करंट टॉपिक, बिकॉज दिस इज द रीजन। यहां पर अभी अभी यूपीएससी ने नोटिफिकेशन दिया है। अब देखिए लेटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में जब हम कर रहे हैं तो किन एरियाज में भारत सरकार किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे रही है कि विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले, विशिष्ट अनुभव रखने वाले लोगों को हम लोक सेवा में लाएं। तो किन क्षेत्रों में, तो देख लिए रेवेन्यू, राजस्व, वित्तीय सेवाएं, आर्थिक मामले, एग्रीकल्चर में कोऑपरेशन और फार्मर्स के वेलफेयर के मामले में, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मामले में, सिविल एविएशन, कॉमर्स, और भी कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो है मुख्य रूप से ये जो डिपार्टमेंट्स हैं या ये जो एरियाज हैं इनमें लोक सेवा में पार्श्व प्रवेश को अनुमति दी गई है। अब हम आते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर। देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि क्या एआरसी ने अपनी कोई अनुशंसा की, तो एआरसी तो दूर की बात है। सबसे पहली अनुशंसा आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा है एक नाम, पॉल एच एपलबाय। ठीक है, 1953 इनको बुलाया गया स्वतंत्रता के पश्चात भारत में, और इन्हीं के सहयोग से आईआईपीए का गठन भी हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली में उसका जो है गठन है। रिपोर्ट ऑफ अ सर्वे ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इन्होंने भारत में लोक प्रशासन की स्थिति पर एक सर्वेक्षण किया और उस पर अपनी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में इन्होंने उसी समय कहा कि अभी क्योंकि आपके पास बहुत विशेषज्ञ नहीं है, तो आप चाहे नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि आपको चाहिए, द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग द एक्सपर्टीज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन द पब्लिक सेक्टर। लेकिन पॉल एच एपलबी का दिया गया यह सुझाव पड़ा रहा। उसके पश्चात आपको पता है कि फिर मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार ने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये तो सीधे नहीं कहा कि सरकार इनको नियुक्त करे, किंतु यह जरूर कहा कि इस पर चर्चा और विचार विमर्श हो जाए और विचार विमर्श के पश्चात लेटरल एंट्री को शुरू किया जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत में लेटरल एंट्री लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश की बात पहली बार 1953 में, फिर 1966, 1967 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, चेयर्ड बाय मोरारजी देसाई, और आपको पता है बाद में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे, जनता पार्टी की सरकार उन्हीं के प्राइम मिनिस्टरशिप में चली। तो कहने का मतलब यह है कि पहले ही ये हो चुका था, और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के पश्चात ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि निजी क्षेत्रों से ला करके कुछ विशिष्ट पदों पर लोगों को ना बैठाया गया हो। मतलब लेटरल एंट्री is not very new, it has a history of 30-40 years in India। ये अलग बात है कि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से जैसा कि अब शुरू हुआ है वैसा पहले कभी नहीं था। लोगों को उनकी विशेषज्ञता के आधार पर ला करके
बैठा दिया जाता था, कई बार प्लानिंग कमीशन में तो कहीं कहीं कई और जगहों पर। जिन पदों पर लोक सेवकों को विशेष रूप से आईएएस ऑफिसर्स को पहुंचने का अधिकार था, तो लेटरल एंट्री चलती रही। अब आइए जरा 2005 में। 2005 में सेकेंड एआरसी बनाई गई, जिसके चेयरमैन वीरप्पा मोइली जी थे। वीरप्पा मोइली जी ने भी अपनी रिपोर्ट में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की, लेटरल एंट्री को बहुत जबरदस्त समर्थन दिया और इसके समर्थन में इन्होंने बहुत सारी बातें की। तो सेकेंड एआरसी का व्यू जो है, यह लेटरल एंट्री पर आपके यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां इंग्लिश में तो लिखा ही है और हिंदी में मैं बोल ही रहा हूं, तो आपके पॉइंट्स सारे के सारे तैयार हो जाने चाहिए, जिसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात, सेकेंड एआरसी ने अपनी बात को, यानी कि अपने इस सुझाव को कि लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश होना चाहिए, इसके समर्थन में पहला जो लॉजिक या तर्क देती है सेकेंड एआरसी, वो क्या है कि भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावकारिता बढ़ाने, पारदर्शिता को और अच्छा बनाने, बेहतर करने और नागरिक हितैषी प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु लेटरल एंट्री करी जानी चाहिए। तीन बातें। पहली बात, पहले पॉइंट में या पहले तर्क में सेकेंड एआरसी ने कही, पहला ये कहा कि प्रशासन को प्रभावी बनाना है, दूसरा कहा कि प्रशासन को और पारदर्शी बनाने जाने की जरूरत है और बनाने के लिए, और तीसरा कहा कि साहब सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट को होने के लिए, इन तीनों के लिए क्या होना चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस आप देंगे। ध्यान से समझिए, यही इनका, हाँ, इनका कहना भी था। और दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, यही इनका एक तरह से जो है टर्म ऑफ, इसको सीधे शब्दों में कहें तो यही इन्हीं तीन बातों पर इनको अपनी रिपोर्ट भी देनी थी। ध्यान से समझिए, सेकेंड एआरसी ने इन तीन चीजों को बढ़ाने के लिए लेटरल एंट्री की वकालत भी की और भी बहुत सारी की। गुड गवर्नेंस वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सब अलग है, यहां केवल इस पर बात करेंगे। तो प्रभावकारिता बढ़ाने, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और सिटीजन फ्रेंडली गवर्नमेंट या प्रशासन बनाने के लिए क्या सुझाव होंगे, इस पर जब ये सुझाव दे रहे हैं, सेकेंड एआरसी द्वारा सुझाव दिया जा रहा है, तो यह कहा जा रहा है कि प्रशासन में लेटरल एंट्री भी होनी चाहिए, इससे ये तीनों बढ़ेगा। और लेटरल एंट्री का कई बार प्रीलिम्स में पूछ सकता है, तो लेटरल एंट्री वाला किस रिपोर्ट में उसने कहा, तो उसने अपनी 10वीं रिपोर्ट में कहा, जिसका टाइटल था रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन स्केलिंग न्यू हाइट्स। कार्मिक प्रशासन को और रिफर्बिश करने के तहत करना और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले अपनी 10वीं रिपोर्ट में इसने कहा कि भैया सिविल सर्विस के बाहर नहीं, भीतर में रिफॉर्म करने की जरूरत है, विद इन द सिविल सर्विस। और विद इन द सिविल सर्विस में कहा कि हमें प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में यह देखना होगा कि भाई इन सभी क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स को लाया जाए। यानी कि ध्यान से समझिएगा, यानी कि सेकेंड एआरसी यह भी कह रहा है कि आप एकेडमिक्स क्षेत्र से भी अकादमिक लोगों को भी ला सकते हैं, यानी कि जो प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको भी आप ला सकते हो लोक सेवा में। ऐसी अनुशंसा एक बार अमेरिका में हुई थी, मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस में। उसमें भी कहा गया था, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में, कि क्या करना चाहिए,
प्रशासन को कैसे बेहतर बनाया जाए, तो कहा एक्सचेंज करिए, विश्वविद्यालयों में जो यहां अफसर के रूप में काम कर रहा है उसको भेजिए, वो जाकर रिसर्च करे, और जो रिसर्च कर चुका है उसको फील्ड में लाइए। इससे क्या होगा, आदान प्रदान होगा नॉलेज का, एक्सपर्टीज का। तो उसी तरह का रिकमेंडेशन यहां जो है रिक्रूट करने के लिए कह रहा है। और क्यों कह रहा है, कह रहा है कि जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके, तो प्रशासन में गैप है उसको फुलफिल किया जाए। फिर उसने कहा कि प्रोफेशनल्स का, पेशेवर लोगों का एक टैलेंट पूल भी बनाना चाहिए, और उस टैलेंट पूल से लोगों को, उनमें जो टैलेंट यानी प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह बना लेना चाहिए, और उस प्रतिभाशाली लोगों में से लोगों को अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सरकारी सेवाओं में यानी कि लोक सेवाओं में उन्हें लाना चाहिए, जिससे कि उनकी विशेषज्ञता सरकारी क्षेत्र को प्राप्त हो सके। इसके बाद इसने कहा कि ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आज जो इस पर बेमतलब की राजनीति हो रही है पार्श्व प्रवेश की, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा कंक्लूजन के टाइम, लेकिन ये आप दिमाग में रख लीजिए कि सेकेंड एआरसी ने लेटरल एंट्री के संदर्भ में भी ट्रांसपेरेंट और मेरिट बेस्ड सिस्टम को अपनाए जाने की बात की, और वर्तमान में भारत सरकार दरअसल यही कर रही है। भाई भारत सरकार का या भारत का जो सर्वोच्च भर्ती अभिकरण है वो कौन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और आप देख रहे हैं कि यूपीएससी द्वारा ही क्या आया है, नोटिफिकेशन, इनविटेशन, जो भी कह लीजिए, 45 पोस्ट के लिए, यानी कि मेरिट बेस तो है ही। अच्छा, इंटरव्यू भी उनका होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, मेरिट बेस, क्राइटेरिया भी होनी चाहिए, तो वहां क्राइटेरिया भी है कि अगर किसी को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना है तो 15 साल का अनुभव होना चाहिए उसके पास, तो वहां क्राइटेरिया अभी देखेंगे, वो सब आएगा। लेकिन ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि सेकेंड एआरसी ने इस बात पर बल दिया कि एक पारदर्शी और मेरिट आधारित सिलेक्शन प्रक्रिया लेटरल एंट्री के लिए होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल से ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड एआरसी की इन रिकमेंडेशंस के पश्चात अगर हम देखते हैं तो हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि ऐतिहासिक रूप से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के पश्चात ही भारत में कुछ पदों पर समय समय पर लेटरल एंट्री के तहत लोगों को लाया गया। लेकिन ध्यान रहे वहां यूपीएससी द्वारा ऐसा नोटिफिकेशन जारी करके नहीं किया गया, यानी कि वहां उन मामलों में हम आप, ये अलग बात है कि वो बहुत अच्छे विशेषज्ञ रहे, भारत सरकार को और देश के नागरिकों को उससे बहुत लाभ मिला, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कोई ये बात कहे कि भाई इससे भाई भतीजा, जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे, इससे भाई भतीजावाद बढ़ेगा, तो भाई भतीजावाद बढ़ने की संभावना को लगभग न्यून किया गया, क्योंकि सेकेंड एआरसी ने जो रिकमेंडेशन की है भारत सरकार उसे फॉलो भी कर रही है। पहले नहीं फॉलो हुआ था, पहले भाई भतीजावाद के आधार पर ही लोग आए हैं, उनके खास लोग ही आए हैं। जिस पार्टी की सरकार रही, जो सत्ता में रही, उनके खास लोग ही आए। लेकिन चूंकि मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं और ना आपको राजनेता बनना है, आपको तो यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इस विवाद में पढ़ना ही नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि अच्छा भाई भतीजावाद नहीं है तो क्यों नहीं है। और इसका कारण एक और भी बताऊंगा अभी अंत में, जब वर्ल्ड वाइड चर्चा करेंगे ना तो विश्व स्तर पर उससे भी तुलना करके आपको बताएंगे। इसके पश्चात अभी नीति आयोग ने अपना जो 3 साल का एक्शन एजेंडा है उसमें भी इसने लेटरल एंट्री की रिकमेंडेशन की। साथ ही साथ ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो है वो गवर्नेंस पर बनाया गया एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इसने भी अपनी रिपोर्ट में लेटरल एंट्री की अनुशंसा
की है। तो चाहे प्रीलिम्स का फैक्ट हो, चाहे आपके मेंस का हो, ध्यान रखना है ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब देखिए, सीधे आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी क्या करती है, इसके लिए सीधे सीधे लेटरल एंट्री के लिए भी यही जिम्मेदार है। और जैसा कि आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वही बताता है कि कहां किन पदों पर कितनी आवश्यकता है। तो यूपीएससी को डीओपीटी ही बताएगी कि विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी जो है विभागों में किन स्थानों पर, किन पदों पर हमें लेटरल एंट्री के तहत अधिकारियों की आवश्यकता है। उसके पश्चात जब ये दोनों काम हो जाएगा, यानी कि डीओपीटी यूपीएससी को बता देगी, यानी कि दे देगी डिमांड, तब उसके पश्चात यूपीएससी क्या करती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करती है, जैसा कि अभी 45 पदों के लिए हुआ है। ठीक, अब जब जो लोग भी इसमें जाना चाहेंगे लेटरल एंट्री के तहत, तो जब जो है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो यूपीएससी क्या करेगी, एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगी और उस इंटरव्यू के पश्चात वो शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों को डीओपीटी को रेकमेंड कर देगी। अब जो रेकमेंडेड कैंडिडेट होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और ये माना जाता है कि अब आप आईएएस बन सकते हैं या आईपीएस बन सकते हैं, उसी प्रकार से इंटरव्यू के पश्चात वो एक तरह का सर्टिफिकेशन है यूपीएससी का कि ये कैंडिडेट हमने देखे, ये उचित लगे हैं। अब उसके बाद डीओपीटी क्या करेगी, उनको सरकार में अपॉइंटमेंट देगी 3 से 5 साल का। और अभी आपने देखा है कि यह जो है केवल 3 वर्षों के लिए दिया गया है नोटिफिकेशन या इनविटेशन, लेकिन यह भी कहा गया है कि 2 साल और बढ़ाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, अभी नहीं, अभी 3 साल ही मान करके चलिए। अब देखिए कि भाई क्या जरूरत है, तो जो डाटा है डीओपीटी ने ही दिया है साहब, और डीओपीटी के अनुसार यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो कितनी है, तो कहता है कि हमारे पास 22.48% जो है ऑफिसर्स की कमी है, जो कि केवल आईएएस ऑफिसर, 1510 ऑफिसर या 22.48%। उसी तरह से जो इंडियन पुलिस सर्विस में है, उनके कंबाइन जो है शॉर्टेज है 2418 ऑफिसर्स हो जाते हैं। और जो है लेटरल एंट्री के तहत डोमेन एक्सपर्ट्स को इसलिए हम चाहते हैं कि ये आ जाएं। इससे क्या होगा, तो डीओपीटी कहता है कि इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है, और इससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण भी सरकार में बनेगा। सरकार द्वारा जो सेवाओं की आपूर्ति हो रही है उसमें प्रतिस्पर्धा का तत्व भी आ जाएगा, यह भी बात कही गई। चलिए, इसके पश्चात अब हम आ जाते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहला पॉइंट आप देखेंगे कि एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। तो लेटरल एंट्री के द्वारा विशेषज्ञ और विशिष्ट जो है ज्ञान रखने वाले लोगों को हम लोक सेवा में लाते हैं प्राइवेट सेक्टर से, जिससे पॉलिसी मेकिंग यानी कि भारत सरकार की लोक नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से नवाचार और फ्रेश पर्सपेक्टिव भी मिलता है, मींस इनोवेटिव आइडियाज भी ये लोग लेकर के आते हैं और इनका जो दृष्टिकोण है वह भी बिल्कुल फ्रेश होता है, कोई पहले से चला आ रहा परंपरावादी नहीं होता है। तो फ्रेश पर्सपेक्टिव से भी कार्यकुशलता और प्रभावकारिता, प्रशासन और सरकार की कार्यकुशलता एवं प्रभावकारिता में वृद्धि होती है, यह भी बताया गया। इसके बाद कहा गया कि लेटरल एंट्री के द्वारा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने से योग्यता भी आ जाती है, कौशल भी हमें प्राप्त हो जाता है और एक्सपीरियंस भी प्राप्त हो जाता है। और जो ट्रेडिशनल सीनियरिटी के द्वारा अनुभव प्राप्त करने वाली बात है, उससे हमें एक जो है कटिंग एज मिलता है, हम इतना लंबे समय तक बिना वेट किए
इन विशेषताओं को योग्यता, कौशल और अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। फिर शॉर्टनिंग लर्निंग कर्व। अब जब एक्सपीरियंस लोग आ ही जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो समय के साथ सीखते 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 आगे बढ़ते हैं, वह लर्निंग पीरियड भी कम हो गया। ठीक है, जो कि करियर ब्यूरोक्रेसी में होता है। लेकिन क्या ये सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है? और अगर बहुत अच्छा अच्छा है तो फिर इतनी आलोचना विपक्ष के द्वारा क्यों हो रही है लेटरल एंट्री की? क्यों कहा जा रहा है कि ये बेरोजगार लोगों के, युवाओं के साथ अन्याय है? ये बात भी बड़े महत्व की है। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला, कल्चरल एंड ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। देखिए, जो हमारी पारंपरिक लोक सेवा है उसमें जो लोक सेवक लोग हैं, निश्चित रूप से वे इसका प्रतिरोध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हम तो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, हमको इन पदों पर तो नियुक्त नहीं किया जा रहा है और बाहर से ला करके आदमी बैठा दिया गया और वो भी मेरा बॉस बना करके। क्योंकि ये सभी पद देखिए 3 तरह के पद हैं। ठीक है, डेप्यूटी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और फिर आपका डायरेक्टर। और ये तीनों जो हैं हायर मैनेजमेंट लेवल के हैं। ठीक है, तो इससे उनको उनका प्रतिरोध हो सकता है और जब वो विरोध करेंगे तो समन्वय की समस्या आएगी। सहयोग और समन्वय हो सकता है ना दें, ये समस्या, ये डिसएडवांटेज है। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि भाई वो लोग तो प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, उनको पब्लिक सेक्टर के एक्सपीरियंस ही नहीं है और उनसे आप पब्लिक सेक्टर का करा रहे हो। तो इसके विपक्ष में जो पक्षकार हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, हम उनकी विशेषज्ञता जो प्राइवेट सेक्टर में उनकी स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज है और स्किल है, उसको हम लेकर के पब्लिक सेक्टर में आ रहे हैं। ठीक, और आप जानते हैं उदारीकरण के पश्चात ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही के सम्मुख बड़ी चुनौतियां हैं। आज जो है केवल ये नहीं है कि कार्यक्रम चला दिए जाएं, बल्कि कार्यक्रमों की प्रभावकारिता बड़ी जरूरी है। कार्यक्रमों में कार्यकुशलता बहुत जरूरी है। कार्यक्रमों के स्कीम्स की पॉलिसीज में मितव्ययिता भी बड़ी जरूरी है। सब जरूरी है। खैर, डिसएडवांटेज तो यह भी है कि वो पब्लिक सेक्टर के नहीं होते हैं, इसलिए सरकारी क्षेत्र की जटिलताओं को भी नहीं जानते हैं, वे इसका अनुभव कतई नहीं रखते हैं। इसके पश्चात यहां पर बायसनेस का संभावना बहुत ज्यादा है। पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने की भी संभावना है। अब इस पर ये जो है बायसनेस जो है, हो सकता है, कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों को इसमें लाया जा सकता है। एकदम ठीक बात है। लेकिन यहां पर इसका काउंटर करने के लिए जो मैंने आपसे कहा है कि सेकेंड एआरसी ने कहा कि मेरिट बेस होना चाहिए सिलेक्शन प्रोसेस, और यहाँ जो है और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, तो यहाँ आप तर्क देंगे क्योंकि यूपीएससी द्वारा ही ये हो रहा है, इसलिए बायसनेस की जो है संभावना न्यूनतम है। हम ये तो पूरी तरह से नहीं कर सकते, खारिज नहीं कर सकते, जीरो नहीं कह सकते, न्यूनतम कह सकते हैं। और फिर शॉर्ट टर्म फोकस है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लॉन्ग टर्म जो है लोक सेवाओं में हमें दीर्घकालिक पर्सपेक्टिव चाहिए, और ये जो है बहुत शॉर्ट टर्म दृष्टिकोण वाला है और शॉर्ट टर्म उनका जो है उनको रखा भी जा रहा है। लेकिन जो पक्षकार हैं, इसका पक्ष लेने वाले, वो ये कह भी रहे हैं कि भैया इन्हें लंबे समय तक तो वैसे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक रखने से हमें कोई फायदा नहीं है। हम रेलीगेट नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो करियर ब्यूरोक्रेसी है उसको रेलीगेट करना है। हमें तो इनकी विशेषज्ञता का, इनके अनुभव का, इनके कौशल का लाभ उठाना है और उसके पश्चात, काम होने के पश्चात इन्हें भेज देना है वापस, ये जाएं। तो यह भी एक तर्क ऐसा बनता है जो इस बात को सपोर्ट कर देता है। चलिए
अब हम लोग देखते हैं कि क्या दुनिया में पार्श्व प्रवेश है या नहीं है। तो आपको पता होगा, मैंने किसी क्लास में, अगर आप मेरी कोई क्लास देखे हो, तो अमेरिका में एक स्पॉइल सिस्टम बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैं क्लासेस में अक्सर बोलता रहता हूं, शुरू से ही है। पहले तो वहां किसी भी सरकारी पद पर कोई मेरिट बेस एग्जाम वगैरह, टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू वगैरह होता ही नहीं था, इंटरव्यू भी नहीं होता था। केवल और केवल स्पॉइल सिस्टम चलता था। स्पॉइल सिस्टम का मतलब यह है कि अपने खास लोगों को, राजनीतिक रूप से संबद्ध लोगों को, सगे संबंधियों को, राजनीतिक समर्थकों आदि को सेवा में नियुक्ति देना। और अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम अभी भी है। विशेष रूप से सर्वोच्च पदों की जब हम बात करते हैं, तो वहां की राजनीतिक कार्यपालिका वास्तव में पूरी तरह से स्पॉइल सिस्टम से है, जो कि एक प्रकार का लेटरल एंट्री ही है। कैसे? तो वहां जैसे आपके यहां मंत्री होते हैं, तो वहां पर कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव। तो वहां पर आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, और राष्ट्रपति की इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अपने सभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को खुद नियुक्त कर सकता है, और करता भी है। कर सकता है नहीं, करता भी है। क्यों? क्योंकि ये उसके पास अधिकार है। और ये क्या हुआ? स्पॉइल सिस्टम। दूसरी तरह से यह लेटरल एंट्री भी है, वो किसी को भी ला सकता है, किसी को भी। और वो जिसको भी अपॉइंट करेगा, कांग्रेस उसे अप्रूव करेगी, यानी कि वहां की जो लेजिस्लेचर है उसे, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसे अप्रूव करेंगी, उसका विरोध नहीं कर सकती। ठीक? तो ये हुआ एक तरीके का वहां पर स्पॉइल सिस्टम जो चल रहा है। और भी बड़े बड़े पदों पर वहां प्रेसिडेंट जो है कर सकता है। बेल्जियम में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, जैसे सभी देशों में, यह जो है न्यूजीलैंड में, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको यूएस का बताया, स्पॉइल सिस्टम कहलाता है, और अमेरिका में पैट्रोनेज सिस्टम कहलाता है, संरक्षणवादी व्यवस्था कहलाती है ब्रिटेन में या यूनाइटेड किंगडम में। तो वहां भी चलता है बहुत, और ये बहुत वर्षों से चला रहा है, सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। ठीक है? यूनाइटेड स्टेट में इसे आपने देखा ही, लिख रहा। फिर यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड में जो है उनके कार्य के अनुभव के आधार पर सिविल सेवा तथा प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह नियुक्त कर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी बात तो भाई इस टॉपिक पर पूरी हो गई। तो इसका मतलब क्या है? अंत में हम लोग जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। उसके पहले, कंक्लूजन के पहले, मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। आपका थोड़ा मेरे प्रति सहृदय व्यवहार होगा। अब देखिए, इस पर खूब वाद विवाद चल रहा है, खूब ज्यादा, और अपोजिशन तो इस बात को लेकर के एक तरह से सड़कों पर उतरने की कोशिश में है। लेकिन क्या किसी भी राजनीतिक दल को यह नैतिक अधिकार है कि प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में पॉल एच एपलबी ने जो बात कही, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जो बात कही, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जो बात कही, और फिर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के पश्चात समय समय पर निजी क्षेत्र से लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में ला करके नियुक्ति दी जाती रही। तो ऐसी स्थिति में देश में सुधारात्मक उपायों को समर्थन देना चाहिए या उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए? प्रश्न आपसे है, विचार आप करिए, उत्तर भी आप दीजिए। बस मैं ये कहूंगा कि ये
अनुचित है। किंतु मैं आपको इस प्रश्न पर आपके विचारों को भी जानने के लिए मैं ओपन जो है आपको इनविटेशन देता हूं। आप चाहें तो इससे संबंधित बातें कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं निश्चित रूप से आपके उन प्रश्नों का जवाब देने की भी कोशिश करूंगा, यह ध्यान में रखिएगा। अच्छा, और कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपको वही बातें कहनी है जो तथ्यात्मक रूप से यहां स्थापित हो गई हैं, कि जैसे जिन बातों को इसका डिसएडवांटेज कहा जाता है, उस डिसएडवांटेज को, उस नुकसान को रोकने के उपाय यहां ऑलरेडी व्यवस्था द्वारा किया गया है। यूपीएससी इसको मेरिट बेस बना चुकी है। शॉर्ट टर्म ही लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म या परमानेंट नियुक्ति किसी को नहीं दी जाएगी। यह स्पष्ट करता है कि देश के बेरोजगार युवाओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं है। यहां एक बात आप जरूर उठा सकते हैं कि सर, इतना जो है ये देश में तैयारी करने वाले छात्र हैं, हम सभी लोग हैं, तो हमारी वैकेंसी बढ़ा करके ये गैप या इसको फुलफिल क्यों नहीं किया जा सकता? तो यह एक बड़ा विषय है, इस पर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे किसी और लेक्चर में। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता दूं कि अचानक से यह संभव नहीं है। दूसरी बात, यह भी संभव नहीं है कि इतना अनुभव प्राप्त व्यक्ति अचानक कोई जन्म ले लेगा, यह संभव नहीं है। इतनी उच्च स्तरीय कुशलता, विशेषज्ञता और विशेषज्ञ ज्ञान यह अचानक संभव नहीं होता। इसलिए पार्श्व प्रवेश, लोक सेवाओं में पार्श्व प्रवेश को किसी भी तरह से हम अनुपयुक्त तो नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप खुद दे रहे हैं और आपको पता होगा कि अपनी बात कैसे कहनी है। एक और बात है, इसका जो संवैधानिक जो है संबंध है, उसको भी अगर आप देखोगे तो ये रिक्रूटमेंट, ये भर्ती कर कौन रहा है? तो भर्ती अभिकरण ही कर रहा है, यानी कि यूपीएससी द्वारा ही ये किया जा रहा है। और इस रूप में भी संविधान में दिए गए व्यवस्था और प्रावधान का यह किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगेगा लेक्चर, और आपके यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।